नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं ईवीएस के लिए। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपी प्राइमरी के एग्जाम का, साथ में केवीएस के लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम के लिए प्राइम इंपॉर्टेंट है। यूपी पीआरटी में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से इससे देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग कंसेप्चुअल टॉपिक भी करेंगे, जो कि बहुत कम हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को, कि कंसेप्चुअल टॉपिक की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे मार्क्स रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से रहते हैं। तो इसी के साथ कंसेप्चुअल क्लास, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये हमारा जो पहला लेक्चर है, बिल्कुल एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण ईवीएस को, जहाँ से कि किसी परीक्षा में क्वेश्चन आना ही आना है। नाम है, आपको पता होगा, धारणीय विकास। बहुत पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, और हर परीक्षा में इस क्वेश्चन को देखते भी होंगे। धारणीय विकास भी बोलते हैं इसको, सतत विकास भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, है ना। इन नामों से इसको खूब जानते होंगे। और इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो बहुत साधारण भाषा में आसानी से आप कई बार डिफाइन भी करते होंगे। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो सस्टेन करे, जो टिकी रहे, जो लंबे समय तक अस्तित्व में रहे, उसको सस्टेनेबल या सतत, कंटिन्यूअस या धारणीय, जो बिल्कुल एक टिकाऊ चीज़ हो। और जो आगे डेवलपमेंट लग गया मतलब विकास, ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग लिव्ड हो, जो लंबे समय तक के लिए उस डेफिनेशन में फिक्स बैठे, है ना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा में रखा जाता है। इसका पर्यावरण से क्या अध्ययन है और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें विश्व में सबसे बड़ी चीज़ बन चुका है जब हम पर्यावरण की बात करते हैं। और इसी वजह से हमारी परीक्षा में पीसीएस से लेके और आपका पीईटी की परीक्षा तक हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी कोई व्यवधान नहीं, बस स्तर कैसा कैसा होता है। इस लेक्चर में सब बताता हूँ आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे साधारण भाषा अगर देखें छठी क्लास के बच्चे के हिसाब से, तो है कि भविष्य की चिंता करके वर्तमान में अपने प्राकृतिक या जितने जैविक अजैविक जितने भी संसाधन हैं, जितने बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग करें ताकि भविष्य के लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा के रख सकें। मतलब जितना हमको रिसोर्स की नीड है अपना डेवलपमेंट करने के लिए, उतना ही रिसोर्स यूज़ करें। और इस प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में फिट किया जाता है ना। तो साधारण भाषा में रखा जाए कि जितना अपने डेवलपमेंट के लिए आपको रिसोर्सेज की, संसाधनों की ज़रूरत है, उतनी करेंगे, संसाधनों को व्यर्थ ना करें। पानी, मुझे अगर मेरा खर्चा अगर दिन भर में 10 लीटर पानी से हो जाता है, तो मुझे 10 लीटर ही पानी यूज़ करना चाहिए, ना कि गैलन भर भर के पानी यूज़ करें। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब ये दायरा इतना विस्तृत कर दिया गया है कि पर्यावरण के साथ साथ एक विश्व को, एक आदर्श विश्व बनाना, इसके साथ साथ एक आदर्श समाज की स्थापना करना, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें बदलाव लाना, ये पूरा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा बना दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है, ये शुरू हुआ पहली बार क्लब ऑफ रोम, आप लोग जानते होंगे, या रोम क्लब के नाम से बहुत फेमस है। एक्चुअली जो कुछ थिंकर्स थे, उन लोगों जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण के विषय में अच्छी सोच रखते थे, उन लोगों की पहली बैठक एक बार हुई थी 1972 में, है ना। उसके बाद वहीं से धीरे धीरे इस टाइप की डेफिनेशन होना शुरू हुई। और 1987 में एक रिपोर्ट थी, 1987 में, WCED की, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें सस्टेनेबल 1987 में आई थी रिपोर्ट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बात की गई और इसकी नीड को समझा गया। ये चीज़ शुरू कहाँ से थी? सोचिए, जो विकसित देश है, विकासशील देश है, यही तो समस्या है। विकसित देश में, विकासशील देशों में, हमारे पूरी दुनिया में हर रिसोर्स का इम्बैलेंस है, पैसे से लेके प्राकृतिक संसाधनों से सारा इम्बैलेंस है। अमेरिका में मतलब 55 गैलन एवरेज एक आदमी यूज़ कर देता है ना, पानी, और उसको मतलब नहीं अपनी उस नीड से कहीं जाता, ठीक। तो इंडोनेशिया या भारत या बांग्लादेश जैसे देश में इसकी बहुत समस्या है। शुद्ध वाटर नहीं मिलता पीने के लिए, शुद्ध जल नहीं मिलता पीने के लिए। अभी तक हम यही टारगेट अचीव करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ शुरू हुई कि ये इम्बैलेंस है, उसको किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए। धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। 1992 का जो रियो समिट था, जिसको आप पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, पेपर में 1000 बार क्वेश्चन आएगा, आपके बता रहा हूँ। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के शहर में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जिसकी राजधानी भी है, वहाँ पे, सॉरी राजधानी नहीं है, शहर है बड़ा, पृथ्वी हुआ था और उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे विधिवत रूप से बात हुई थी। एजेंडा 21
है ना, 21वीं शताब्दी को कैसे बचाया जाए उसके ऊपर ही बात हुई। तो एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से निकले थे। और सब्सिक्वेंटली सन 2002 वाले जोहानिसबर्ग में जो यूएनएफसीसी की बैठक हुई, सीओपी हुआ, है ना, रियो R+10 जैसे बोलते हैं, R+10 की जो समिट हुआ, उसमें इस पे बहुत विस्तृत, बहुत बड़े पैमाने पर बात हुई। और फिर 2012 में फिर रियो शहर में जो रियो समिट हुआ R+20, है ना, मतलब 20 क्या, मतलब 1992 से जोड़ते हैं, उसमें पहली बार इसके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर प्रस्ताव पास हो गया। यही सारे क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था, लिखना होगा, रिवीजन करना होगा। मेरे इसके अगर नोट्स बना लिए ना, मजा आ जाएगा। पीडीएफ की आदत मत डालो, पेन की कलम खींचो यार, कई बार में पीडीएफ, ठीक है। तो वहां पे 2012 में पहली बार प्रस्तावित किए गए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव पूरा पास किया गया बच्चे, ठीक। और इसी के चीजें होते होते फिर संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित कर दिए कि सतत विकास लक्ष्य की कुछ, आपको बस कोई टारगेट है, अभी पीआरटी क्लियर करना है ना, कोई टारगेट है तभी तो पढ़ते हैं आप। तो एक टारगेट रखा कि हमें पूरी दुनिया को ये अचीव करना है। तो कितने गोल्स थे? 17 गोल थे। कितने थे? 17 गोल थे। पहले आती थी डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन समिट को पूछ लेते थे। फिर कितने गोल है वो पूछने लग गए। अब पूछते हैं कि कौन, सारे नंबर फिक्स हैं, पहला गोल कौन सा है, दूसरा गोल कौन सा है, तीसरा गोल कौन सा है। ये 17 के 17 गोल आपको ये रटे होने चाहिए। और जब आप इन गोल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली कितना बड़ा कैनवस है। ये किसने गोल निर्धारित किए थे? यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। पहला लक्ष्य क्या है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, नो पॉवर्टी, गरीबी को विश्व से हटाया जाए। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। मतलब तो सबसे पहली बात कि सतत विकास सिर्फ पर्यावरण से संबंधित नहीं है, एक आदर्श विश्व की संकल्पना से भी संबंधित है। दूसरा, भूखमरी की समाप्ति हो, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पे काम हो। इससे रिलेट करो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम सारी आपको दिखेंगी इधर। भूखमरी की समाप्ति, हंगर इंडेक्स में इंप्रूव करो, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा दो, जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं उनको कितना फूड सिक्योरिटी मिल पा रही है, भूखमरी से कोई मौत ना हो। सतत कृषि, धारणीय कृषि, ये कंसेप्ट बच्चे आ गया। धारणीय कृषि, इसका क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल कृषि का, एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? मतलब एग्रीकल्चर कहाँ होता है? सॉइल पे होता है, मिट्टी पे होता है, मृदा पे होता है। तो मृदा पे इस प्रकार से कृषि करना कि जो उसकी गुणवत्ता है, जो सॉइल की क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके या उसकी गुणवत्ता में गिरावट ना आए। तो ये होता है धारणीय विकास, धारणीय कृषि विकास, जो कि 2014 में भारत के नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है, नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जो है 2008 में जो इंप्लीमेंट हुआ था कि एक्शन प्लान जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, उसमें 2013-14 में इसको भी शामिल कर लिया गया, इस लक्ष्य को कि भाई इसे भी हमें पाना है, सतत कृषि भी करनी है। मतलब ऐसी कृषि जिससे हमारी मृदा इंटैक्ट रहे। तीसरा, स्वस्थ जीवन, मतलब हेल्थ फैसिलिटी सबको मिली, राइट टू हेल्थ टाइप कंसेप्ट। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? सभी कम्युनिटीज को एक जैसी शिक्षा देना। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा जो CWSN स्टूडेंट होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए अलग क्लासरूम नहीं, वो मेन स्ट्रीम क्लासरूम के ही हिस्सा बनते हैं, सो दैट कि उनको नहीं लगे कि वो अलग हैं। इसे बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। चौथा गोल है। पांचवा गोल क्या है आपका? लैंगिक समानता, मतलब जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। लड़का लड़की में भेद नहीं, पुरुष महिला में भेद नहीं, ठीक है। बहुत भेद होता है, पैट्रियार्कल व्यवस्थाएं हैं बहुत देशों में जहाँ पे कि रूट्स में बनी हुई हैं, खासतौर से एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो लैंगिक समानता की ओर हम बढ़ें। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, स्वच्छ जल और स्वच्छता मिले। सतत ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा मिले, ग्रीन एनर्जी मिले, सस्टेनेबल आपको एनर्जी मिले। मतलब कि ऐसी ऊर्जा जो कि सबके लिए इजीली अफोर्डेबल हो, इजीली अवेलेबल हो और प्रदूषण उससे कम हो, है ना। अच्छी ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की बात भी करता है। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास, टिकाऊ आर्थिक विकास, है ना, बबल नहीं। रोजगार की व्यवस्था हो। 9वां पॉइंट क्या कहता है? फ्लेक्सिबल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण हो लेकिन आपका सतही हो, हवाई ना हो, उसमें से कुछ लोगों का ही लाभ ना हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पास में भी हुए हैं, सिर्फ उसके वजह से डेवलपमेंट के साथ साथ स्लम्स भी बनी। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए उस दौरान। मतलब एक आधारभूत, एक लचीला आधारभूत ढांचा क्रिएट हो देश में असमानता, देशों में असमानता कम हो। अभी सर्वे हुआ है, अभी रिपोर्ट आई है बड़ी एजेंसी की, जिसे बताया कि दुनिया की जो 1/3 दौलत है वो सिर्फ चाइना के पास है अकेले।
दुनिया के 1% लोगों के पास 99% दौलत है। तो ये क्या है, तो इससे क्या देशों में ना पावर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाते हैं। अभी कोविड में आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे देश हैं जिनको वैक्सीन देखने तक को नहीं मिले, और कुछ देशों ने अपने जनता के 5-5 गुना वैक्सीन डिपॉजिट करके रख ली, कनाडा जैसे देश। सुरक्षित और टिकाऊ शहर, अच्छे शहर बने। पॉल्यूशन की स्थिति देख रहे हैं आप, क्या स्थिति है, ठीक। डिमांड सप्लाई में एक रूपता हो, डिमांड और सप्लाई में जितनी मांग हो उस हिसाब से सप्लाई हो, इन्फ्लेशन ना हो, लोगों को चीज़ें मिलें, उसमें बैलेंस बना रहे, जमाखोरी ना हो। क्लाइमेट चेंज 12वां-13वां लक्षण से क्लाइमेट चेंज पे बात बहुत ज़रूरी है। जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार रोका जाए, है ना। समुद्री मतलब कि एक्वाटिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाए, जलीय संसाधनों का संरक्षण किया जाए, जो एक्वाटिक रिसोर्सेज हैं उसको बचाव किया जाए, जो जीव जंतु हों, समुद्री नदी के जीव जंतु हों या उनकी फ्लोरा फौना हो, उस सबका बचाव किया जाए। 15वां है डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा का निम्नीकरण रोका जाए, जिसका वजह से मरुस्थलीकरण की समस्या पहुंच रही है। अभी देखो रिपोर्ट आई थी कि अफ्रीका के 46% जो हरित भूमि है, अगर यही स्थिति रही तो वो डेजर्टिफिकेशन की ओर चली जाएगी। शांतिप्रिय स्थान हो, न्याय संगत हो, इंक्लूसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सतत विकास के लिए वैश्विक जवाबदेही, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो, वैश्विक रूप से जवाबदेही हो, लोगों के आपस में भागीदारी हो इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये लक्ष्य हमें रखने बहुत ज़रूरी हैं। इसकी रैंकिंग में निकालता है यूनाइटेड नेशन की लक्ष्यों को कौन सा देश कितना प्राप्त कर रहा है, कितनी कोशिश कर पा रहा है। 1 से लेकर 100 तक नंबर भी देता है। इंडिया अपनी खुद भी रैंकिंग निकालता है, नीति आयोग अपने स्टेट्स की, है ना, अभी कुछ दिन पहले निकाली थी। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एस्पिरेशनल, परफॉर्मर, है ना, अचीवर में तो इंडिया का भी कोई स्टेट है नहीं। तो ये होगी। अब जैसे कि अभी रैंकिंग जो हुई थी, इस लेटेस्ट जो रैंकिंग है इस समय यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, इसमें 162 देश हैं, में इंडिया भाई 120वें नंबर पे है, ठीक है। 60.1 मार्क्स हैं इंडिया के। फिनलैंड है पहले नंबर पे, ये भी ध्यान देना होगा आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो इस प्रकार से आप टॉपिक को अगर फिनिश करते हैं तो चीज़ें बचेंगी ही नहीं, एकदम नहीं बचेंगी। ईवीएस जो मैं करा रहा हूँ, ईवीएस, साइंस, जीएस, करंट अफेयर, बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूँ। बस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में डेली 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, आप उनको सॉल्व करिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।